हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक। और ये देखें तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन का जो विषय है उससे हम रिलेट करके देख सकते हैं। चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है, और ये आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्कशन को या इसको हमारे जो स्वर है, ध्वनि है, इसको आप सुन सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चर्चा में क्यों है ये टॉपिक? तो हाल ही में चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी, है ना, चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी यानी चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको CIDCA कह सकते हैं शॉर्ट में, ने चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक आयोजित की, जिसमें 19 देशों ने भाग लिया। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। ठीक है, बैठक का नाम क्या है फिर से देखें तो चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच। ठीक है, चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक हुई थी। और किसने करवाया था इसको? तो चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी ने इसको आयोजित किया था। 19 देशों ने भाग लिया था, भारत इसमें भाग नहीं लिया था। बैठक की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो थीम था शेयर्ड डेवलपमेंट। शेयर्ड डेवलपमेंट, ये था इसका थीम। भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, है ना, इंडोनेशिया में जकार्ता उसकी राजधानी है, जो कि हिंद महासागर में स्थित एक देश है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। यानी सबसे ज़्यादा द्वीप वाला देश है इंडोनेशिया। करीब 17,000 से ज़्यादा द्वीप हैं, और इसकी राजधानी है जकार्ता। इसको द्वीपों का देश भी कहा जाता है, आइलैंड्स, कंट्री ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। और जो भी मलक्का जलडमरू मध्य से जो व्यापार होता है उसके लिहाज से, हिंद महासागर से, दक्षिण चीन सागर से जो भी व्यापार होता है, भारत का जापान से जो कोयले का व्यापार होता है, उन सब के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्या? इंडोनेशिया। पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, जिसका जनसंख्या है करीब 22 करोड़ के आसपास, एक इस्लामिक मुल्क है ये। और भारत के साथ में इसके सीमा विवाद हैं बहुत सारे, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद है, वो विवाद खड़ा करता रहता है। जम्मू कश्मीर भारत का एक पूरा अभिन्न, पूरा अखंड हिस्सा है, लेकिन वो उसको कहता है हमारा हिस्सा है। इसके अलावा दूसरा जो विवाद है वो है कच्छ के पास में सर क्रीक करके विवाद है, वहाँ पर है, उसको कहता है हमारा है, उसका है। तो ये विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान के साथ में हमारा जो सीमा विवाद है बहुत तगड़ा है। और आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसके लिए भारत एक चुनौती के रूप में देखता है पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान अगर व्यापार करे भारत के साथ में, तो पाकिस्तान को इससे बड़ा ही लाभ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो कॉटन है इसका हम एक्सपोर्ट किया करते थे, इससे पाकिस्तान को बड़ा ही लाभ हुआ करता था, लेकिन वो उसको बैन कर दिया, तो इससे नुकसान उसी का हो रहा है। म्यांमार देखें तो म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ था। म्यांमार, वहाँ पे आज़ादी के बाद से कभी डेमोक्रेसी आई, कभी तानाशाही आई। मतलब तानाशाही मीन्स कि मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप होता है, सैन्य तानाशाही, वो आया। तो बड़ा ही वहाँ पे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहा है, ज़्यादा लोकतंत्र को महत्व वहाँ की सेना ने दिया नहीं। वैसे ही जैसे पाकिस्तान की सेना जो है वहाँ के लोकतंत्र को, वहाँ की चुनी हुई सरकार को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है, वहाँ की पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है, वैसे ही म्यांमार की जो सेना है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती है। आंग सान सू की जो कि प्रधानमंत्री बनी थी, वहाँ की चुनी हुई सरकार थी, उसको तख्ता पलट कर दिया, COUP कर दिया, और वहाँ पर जा कर के अपना जमावड़ा कर लिया। श्रीलंका की बात करें तो भारत का समुद्र में सबसे नज़दीकी पड़ोसी मुल्क है, इसकी राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे भी है,
और यहाँ देखें तो चीन के दखल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए भारत बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी है। इसकी बात करें तो एक आइलैंड कंट्री है और 1974 के आसपास में एक आइलैंड है जो भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। भारत और श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। यहाँ पर पाक है PALK, पाक स्ट्रेट। ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्र में खींची हुई काल्पनिक विभाजक रेखा है। और वहाँ पे आर्थिक संकट की स्थिति देखी जा रही है वर्तमान में, पिछले करीब 1 साल से हम देख सकते हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है। वहाँ पर जूट का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है, चावल का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है। वहाँ पर वर्षा नहीं होती है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्राकृतिक रोधक यानी हिल्स, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स वगैरह वहाँ पर नहीं है। लेकिन उसको नदियों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ रिवर्स कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी बह करके जाती है, जिसको वहाँ पर कहा जाता है जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी भारत से जाती है, उसमें तो उसको कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। जब पद्मा और जमुना मिल जाती है तो संयुक्त धारा जो बनती है उसको मेघना कहा जाता है, मेघना। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। और 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया गया था। मीन्स पाकिस्तान दो था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो उसको पाकिस्तान से आज़ाद करके एक नया मुल्क, एक नया देश बनाया गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। और वहाँ के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान। फिर मालदीव है। मालदीव भारत का पड़ोसी मुल्क है, जो कि आइलैंड कंट्री है, एटॉल्स पर बना हुआ, मतलब द्वीपों का द्वीप बहुत सारे हैं, करीब 900 के आसपास द्वीप है। इसकी राजधानी है माले। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और इसका जो गुजर बसर होता है वो पर्यटन यानी टूरिज़्म पर ज़्यादा होता है। भारत जो है मालदीव का बड़ा ही सुरक्षा करता है। आतंकवादी जो घटनाएं एक आध बार हुई तो भारत ने सुरक्षा किया। तो मालदीव हमारे लिए स्ट्रैटेजिक रूप से, सामरिक रूप से महत्व रखता है, क्योंकि अगर चीन की दखल यहाँ पर बढ़ेगा तो भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है। तो इस लिहाज से मालदीव इम्पोर्टेंट है। नेपाल, नेपाल जानवे करते हैं, काठमांडू इसकी राजधानी है। इसमें यहाँ भी चीन का दखल जो है बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। और भारत और नेपाल के बीच में काला पानी के क्षेत्र को लेकर के विवाद देखे जा सकते हैं। नेपाल वाले लोग भारत में आराम से आ जा सकते हैं, उसके लिए मतलब मामूली सा कुछ कार्ड दिखाना होता होगा तो आराम से वो आवाजाही रहती है। यानी कल्चरल जो जुड़ाव है नेपाल के साथ में भारत को बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान, वहाँ पे तालिबान का संकट देखा जा रहा है पिछले 1-2 सालों से। और वहाँ की चुनी हुई सरकार, जो अशरफ गनी की सरकार थी, उसको भगा दिया। वो चले गए सेंट्रल एशिया में, जाकर के शरण लिए। और वहाँ पे तालिबानियों ने धीरे धीरे पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा। ये जो है कट्टर इस्लामिक प्रकार के लोग हैं, जो कि महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर कार्य करने से रोकते हैं, उनको बुर्का, उनको बहुत ज़्यादा पर्दा में रखने का प्रयास करते हैं, और महिलाओं को आज़ादी नहीं देते हैं। तो बड़े ही मतलब इनको क्या ही कहा जाए। आगे बढ़ें। ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, इसकी जो मुद्रा है तोमान है। ये ईरान जो है भारत के साथ में ईरान का सांस्कृतिक लगाव बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है। जरथुस्त्र यहाँ की जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। और ईरानी लोग भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि श्रीमती स्मृति ईरानी जो हैं वो ईरानी ही हैं। अतीत में ऐसा एक बार हुआ था, 1-2 बार घटना हुई थी कि वहाँ से लोग पलायन करके भारत में आ गए थे, तो इसलिए ईरानी लोग भारत में भी पाए जाते हैं ईरानी सरनेम से। फिर ओमान है, तो ओमान जानवे करते हैं, वो एक प्रायद्वीपीय कंट्री है, यानी जो पूरा अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है, तो उसमें स्थित एक देश है ओमान। ओमान के साथ में भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वहाँ के राजा जो हैं, मतलब थे पहले जो थे, तो उनके साथ में भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। और बहुत ही वृहद एक व्यापारिक समझौता भी हुआ था पिछले दिनों। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंट्री है ओमान भारत के लिए। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स की बात करें, BRICS, उसमें B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स
में जो 5 डेवलपिंग नेशन है इन द वर्ल्ड, उनका एक समूह है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका एक बड़ी ही महत्वपूर्ण देश है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, जो कि 2-3 साल पहले भारत के किसी नेशनल फेस्टिवल में उनको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित भी किया गया था, वो आए भी थे। केन्या तो अफ्रीका का एक कंट्री है। केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती। जिबूती की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया। इथियोपिया जो है वो सागर माने सी से नहीं लगता है, बाकी तीनों देश जो हैं सी से लगते हैं, और ये चारों देश मिला करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी श्रृंग देश कहलाते हैं। तो और जिबूती की बात करें तो यहाँ पर चीन का नेवल बेस वगैरह जो है सब बढ़ रहा है, उसका जो दखल है जिबूती में बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत के व्यापारिक रिश्ते बड़े ही प्रगाढ़ हो रहे हैं, और करीब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम भारत के करीब 94% ऑफ गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं इम्पोज करेंगे। तो ये बड़ा ही राहत की बात है भारत के लिए। और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। कथित तौर पर भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन तथा अन्य देशों के बीच समुद्री आपदा रोकथाम और शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। चीन ने ज़रूरतमंद देशों को आवश्यक वित्तीय सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है ना, जिसको चेक बुक डिप्लोमेसी हम कह सकते हैं, कि उधार दे करके इतना उधार लाद दो ऊपर कि बेचारा देश जो है, गरीब देश जो है, पिछड़ा हुआ देश जो है, वो उनके इंटरेस्ट को पे ही ना कर पाए, और धीरे धीरे वो कोई पोर्ट दे दे, कोई एयरबेस दे दे, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक महत्व का स्थान चीन को प्रदान कर दे 100 सालों के लिए, 99 सालों के लिए लीज पर ही दे दें, बेचे दे उसको। तो ऐसा कंट्री है। इसको कहा जाता है चेक बुक डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप पॉलिसी। DEBT, डेट माने उधार, डेट ट्रैप पॉलिसी। चीन की बैठक में मांग क्या थी? तो चीन कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश के साथ रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रयास कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के निवेश में पर्याप्त निवेश किया है। यही करवा करता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्चा। वही चेक बुक डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप पॉलिसी, यह है चीन की बहुत बड़ी नीति। चीन ने भारत के पश्चिमी तट के विपरीत अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाने और मालदीव में बुनियादी ढांचे के निवेश के अलावा 99 साल की लीज पर श्रीलंका के हम्बनटोट्टा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। ये तो आपको पता ही होगा। चुनौतियाँ क्या है इस बैठक में? जो 19 देश हैं, अगर हम थोड़ा याद करने का प्रयास करें कि इसमें 19 देश कौन कौन से बैठक लिए थे, तो उसमें से एक है इंडोनेशिया। अफ्रीका में जाए तो केन्या, जिबूती, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये सेशल्स, मेडागास्कर, ये सारे देशों ने हिस्सा इसमें लिया था। और भी हैं, उसको आपने पढ़ा ही। चुनौतियाँ क्या हैं? तो चीन पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कथित तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर इन देशों में ऋण कूटनीति, डेट डिप्लोमेसी में शामिल करने का आरोप लगाया गया है। वर्ष 2008 से चीन ने नियमित रूप से अदन की खाड़ी में नौसैनिक युद्धपोतों की टुकड़ी को तैनात किया है, और वर्ष 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है। साथ ही भारत की अनुपस्थिति को हिंद महासागर क्षेत्र के राजनीतिकरण के आशंकाओं के बीच क्षेत्र में भारत की पारंपरिक उपस्थिति को चुनौती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि अन्य देशों से कौन कौन से प्रतिभागी थे। भारत हिंद महासागर क्षेत्र IOR देशों का पारंपरिक भागीदार और समर्थक रहा है। IORA क्या होता है? में भारत की उपस्थिति। इसके अलावा तटीय देशों में प्रमुख संकटों के दौरान पहले उत्तरदाता के रूप में कार्य करने के लिए भारत नियमित रूप से हिंद महासागर क्षेत्र रिम एसोसिएशन IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवीज सिंपोजियम जैसे तंत्रों के माध्यम से
क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर के दृष्टिकोण के तहत हिंद महासागर तटीय देशों के साथ संलग्न है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का मजबूत प्रभाव है, जहां IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे भारत समर्थित संगठनों में मजबूत जड़ें जमा ली हैं। भारत ने क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र में समन्वय, सहयोग और साझेदारी की अपनी आधिकारिक नीति को बढ़ावा देना जारी रखा है। आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के समन्वयक के रूप में भारत ने IORA के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसने भागीदारों से सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र में शुरू किए गए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने का भी आग्रह किया है। भारत IOR में सूचना के शुद्ध प्रदाता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है और इस दिशा में उसने IOR के सदस्य देशों को वास्तविक समय संकट की जानकारी के साथ सहायता करने के लिए गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र बनाया है। बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशल्स भारत के सूचना समर्थन ढांचे का हिस्सा हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये क्या होता है? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। तो यह वर्ष 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यह 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है। इसका उद्देश्य सर्वसम्मति आधारित विकासवादी और गैर घुसपैठ दृष्टिकोण के माध्यम से समझ तथा पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का निर्माण और विस्तार करना है। IORA में 23 सदस्य देश और 9 संवाद भागीदार हैं। सदस्य कौन कौन से हैं? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 23 सदस्य देश हैं। तो सदस्य में है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। चीन IORA में एक संवाद भागीदार है। IORA सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस में IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुआ था। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1997 में। इसमें 23 सदस्य देश हैं। इसमें कुछ देशों के नाम अगर हम बताएं तो भारत तो है ही है, भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, केन्या, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, कुछ खाड़ी देश एक आध हैं, फ्रांस भी है। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है मॉरिशस में। यह एसोसिएशन महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के कंटेनर जहाज़ों का लगभग आधा, दुनिया के थोक कार्गो यातायात का 1/3 और दुनिया के तेल शिपमेंट का 2/3 अकेले वहन करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन की एक जीवन रेखा है। यह प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं यूपीएससी में इस टॉपिक से संबंधित, देखिए हम उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IORARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना हाल ही में घटित समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। तो हाल ही में कहाँ की गई? 1997 में किया गया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना। दूसरा है, यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। तो पहला तो सही नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। इसका सही उत्तर क्या है? डी। हाँ, यानी पहला भी नहीं सही और दूसरा भी नहीं सही है, दोनों ही रॉन्ग हैं। तो ये था इस टॉपिक पे डिस्कशन। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।